नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एक तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और दूसरी तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे M1 तथा M2 द्रव्यमान को इस पुल्ली के सहारे रस्सी में बांध के रखा है। यदि दोनों ही निकाय, दोनों ही वस्तुएं साम्य अवस्था में है तो M1 तथा M2 का अनुपात क्या होगा। कैसे करेंगे सॉल्व इस सवाल को, तो ध्यान से सुनिए। अभी तक जिस तरीके से हम करते आ रहे थे, सबसे पहले आप FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका बनाएंगे साहब, M1 का बनाएंगे। अब ईमानदारी से सोच के बताइए कि अगर आप M1 का FBD बनाएंगे तो M1 का FBD इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह के वस्तु का कई बार आप बना चुके हैं। ये M1 है, नीचे की तरफ बल लग रहा होगा M1G, इंक्लाइन प्लेन के अनुदिश बल लगेगा M1G साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन के अनुदिश नीचे की तरफ बल कितना लगेगा, M1G साइन थीटा, और ऊपर की तरफ रस्सी में तनाव लगेगा T। यही तो है M1 पे बल। M1 पे यहां पे तनाव T लग रहा होगा साहब, और नीचे की तरफ बल लग रहा होगा M1G साइन थीटा। ये किसने लगाया है, ये धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे की तरफ लग रहा था, इसका घटक इस तरफ आएगा M1G साइन थीटा। ठीक है ना। अब सिमिलरली यहां पे भी वही कहानी होगी, तो M2G साइन थीटा बल लगेगा नीचे। इस बार जो थीटा होगा वो थीटा नहीं होगा, ये दूसरा कोण है, इस तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग है, अपन इसको अल्फा मान लेते हैं। और यहाँ पे रस्सी तो वही है साहब, रस्सी वही है, इसलिए यहां पे रस्सी में तनाव यदि T है तो यहां भी रस्सी में तनाव क्या होगा, T ही होगा। क्या आपको ये कहानी समझ आया। अब यहां पे X में बल शून्य करेंगे, Y में बल शून्य करेंगे कि आनत तल के अनुदिश बल शून्य करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर वस्तु विराम में है तो X दिशा में भी उस पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा, Y दिशा में भी लगने वाला कुल बल शून्य होगा। लेकिन इस पे चलने का टेंडेंसी किस तरफ है, अगर इस पे असंतुलित बल हुआ तो इंक्लाइन प्लेन पे फिसलेगा। अगर भाई इस पे असंतुलित बल हुआ तो किधर फिसलेगा, इंक्लाइन प्लेन पे, आनत तल पे फिसलेगा। तो आनत तल के अनुदिश यहां से T बराबर M1G साइन थीटा होना चाहिए, और इस आनत तल के अनुदिश यहां पे T बराबर M2G साइन अल्फा होना चाहिए। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर एक बात समझ में आया, अगर निकाय साम्य अवस्था में है, M1 तथा M2 दोनों विराम में है, तो मैं कह सकता हूं M1G साइन थीटा बराबर M2G साइन अल्फा। यहां से G से G कट जाएगा सर, और M2 नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा M1 बटा M2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा ये रहा तुम्हारा 60 डिग्री, अल्फा ये रहा 60 डिग्री, और ये थीटा रहा 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो साइन 60 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। तो 1/2 और ऊपर का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर रह जाएगा। तो जवाब आएगा आपका M1 बटा M2 इज इक्वल टू √3:1। ये आएगा आपका जवाब। मतलब M1 बटा M2 का अनुपात होगा √3:1। क्या आपको अच्छे समझ में आया। कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, सुनना ढंग से। अगर कोई वस्तु एक क्षैतिज सतह पे रखा है और वो गति नहीं कर रहा, तो उसको गति करता भी तो कहाँ करता, एक्स एक्सिस में करता या वाई एक्सिस में करता। तो एक्स में बल संतुलित करेंगे और वाई में बल संतुलित करेंगे। अगर कोई वस्तु आनत तल पर है और आनत तल पे मान लो मैंने वस्तु यहाँ पे रख दिया, अब ये विराम में है, तो इस पे बल किस तरफ संतुलित होगा, होगा तो एक्स में भी बल संतुलित, वाई में भी बल संतुलित। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक्स में बल इस पे लग रहा होगा, अगर एक्स में बल लगता तो एक्स में चल जाता ना भाई साहब। तो आनत तल पे यदि कोई वस्तु विराम में है तो हर दिशा पे उस पे बल शून्य होगी, हर दिशा में उस पे बल शून्य होगी। लेकिन इसका बल अपन संतुलित करेंगे किस तरफ, तो इस तरफ जो नेट बल लग रहा था ऊपर में तनाव और नीचे M1G साइन थीटा, ये आप संतुलित करेंगे। ऊपर वाला T नीचे M1G साइन थीटा के बराबर होगा। ऐसा इसीलिए कि इसकी चलने की अगर उत्पन्न होती है टेंडेंसी तो किस तरफ होगा, आनत तल पर होगा साहब। तो आनत तल पे लगने वाला ऊपर की बल और आनत तल पे लगने वाला नीचे की बल एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या आपको ये कहानी समझ आया। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। M दरमियान का एक वस्तु है, इस पे इस तरीके से रस्सी लगा, देखो ये रस्सी लगा, ये रस्सी है, ये रस्सी यहाँ तक गया हुआ है। अब रस्सी कहीं से भी कहीं तक चला जाए, उससे कितने भी पुल्ली और वस्तु को घुमा घुमा के तुम उस रस्सी से ले जाओ, लेकिन उस रस्सी में हर जगह तनाव एक समान होगा यदि रस्सी आइडियल है तो यहाँ पे अगर रस्सी में तनाव ऊपर मानते हो तुम T, और इस वस्तु पे नीचे बल लग रहा होगा mg। सबसे पहले क्या करो
कि जिस वस्तु का एफबीडी बनाना है आपको, उस पर बल आइडेंटिफाई करो, कितने बल लग रहे होंगे, ऐसे सोचो। तो किसी भी वस्तु पर अगर बल आइडेंटिफाई करना होगा, कितना होगा कि कितने भी बल उस पर लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काउंट कर लो। सबसे पहले उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काउंट कर लो, क्योंकि वस्तु को आनत तल पे रखो, क्षैतिज सतह पे रखो, ऊर्ध्वाधर पे रखो, सर पे रखो, पैर पे रखो, जमीन पे रखो, छत पे रखो, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा नीचे। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे mg, और रस्सी में बंधे होने के कारण ऊपर में तनाव T, और ये निकाय विराम में है। ये दोनों मिलके जो निकाय बन रहा है वो विराम में है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की दिशा में लगने वाला T बल और नीचे की दिशा में लगने वाला mg बल बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि सर T बराबर mg, एक कहानी समझ आई। सही बात है, चलो आगे। अब यहां पे इस रस्सी में तनाव, जहां भी संपर्क होगा उससे दूर की तरफ T नीचे लगेगा। यहाँ इस रस्सी में नीचे की तरफ तनाव होगा T, यहाँ पे ऊपर की तरफ तनाव होगा T, जहां पे संपर्क होगा वहां पे तनाव होगा T। देखो ऐसे तुम्हें नहीं लग रहा कि ये घिरनी है और घिरनी के दोनों तरफ से ऐसे रस्सी बंधा और ऊपर खींच रहा है उसको, है ना। यहाँ पे इस घिरनी पर यहाँ पे तनाव T ऊपर, और इस घिरनी पे यहाँ पे तनाव T ऊपर। T और T ऊपर कितना हो जाएगा, 2T। अच्छा भाई, नीचे अगर ये विराम में था तो नीचे की दिशा में कितना बल लगना चाहिए ताकि ये घिरनी संतुलित हो जाए। घिरनी पे लगने वाला कुल बल 0 हो जाए, तो ये रहा तुम्हारा घिरनी। घिरनी पे लगने वाला नीचे बल हो जाएगा 2T, क्योंकि घिरने वाला बल घिरनी पे ऊपर बल लग रहा है T और T। तो कितने हुए, T और T कितने हुए, 2T। ऊपर में 2T तो नीचे भी 2T, तभी तो संतुलित होगा। तो यहाँ भी ऊपर में होगा 2T, ऊपर 2T और नीचे आप लिखेंगे इसका mg जो होगा वो 100 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि m है 10 kg और g का मान होता है 10, तो नीचे हो जाएगा 100 न्यूटन। बहुत बढ़िया, नीचे हो जाएगा 100 न्यूटन और ऊपर हो जाएगा 2T। तो 2T बराबर आप लिखेंगे 100, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यहाँ पे 2 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा साहब 50, और ये तुम्हारा जो m है m इंटू जी, यहाँ पे t का मान क्या है, mg। तो t का मान यहाँ पे mg रख देंगे। जैसे ही आप t का मान mg रखेंगे तो ऐसे देखिए, g से कटेगा तो g की वैल्यू होती है 10, m बराबर आ जाएगा 5 kg। मतलब ये हुआ कि इस 10 kg को विरामावस्था में रखने के लिए कितना बल सफिशियंट है, कितना द्रव्यमान का वस्तु सफिशियंट है, सिर्फ और सिर्फ 5 kg का। इधर 10 kg का वस्तु रखा, इधर 5 kg का वस्तु रख दोगे ना, उसको विरामावस्था में रख लेगा। कैसे, तो देखो इस रस्सी से डायरेक्टली थोड़ी ना कनेक्टेड है, इस रस्सी में जो ये यहाँ पे m द्रव्यमान से जो रस्सी कनेक्टेड है उसमें तनाव है T, तो यहाँ भी इसी रस्सी में तनाव T T T T। तो इस घिरनी पर ये रस्सी ऊपर की तरफ तनाव T लगा रहा होगा और फिर ऊपर की तरफ तनाव T लगा रहा होगा, 2T लगा रहा होगा। तो यहाँ से घिरनी से जो नीचे रस्सी गई है उसमें तनाव 2T होगा। अरे कुल बल संतुलित होना चाहिए, क्योंकि निकाय साम्य अवस्था में है। यदि निकाय साम्य अवस्था में है तो निकाय में बहुत सारे वस्तु होंगे, वो सारे साम्य अवस्था में होंगे। तो ये भी साम्य अवस्था में 10 kg पे ऊपर लग रहा है 2T और नीचे लग रहा है mg। तो 2T बराबर mg यहाँ पे रखेंगे आप, 2T बराबर mg। m की वैल्यू बोलिए क्या आ गया यहाँ पे, 100 न्यूटन। m इंटू जी की वैल्यू क्या आ गया, 100 न्यूटन। यहाँ पे रख देंगे, g की वैल्यू होती है 10 और ये 2 से कटेगा 100 तो 50, और g की वैल्यू रखेंगे 10, 10 से 50 कटेगा 5 kg। देखिए यहाँ पे t के बदले mg रख दिया था, तो m बराबर 5 kg आंसर आ गया। m बराबर क्या आ गया भाई साहब, 5 kg आंसर आ गया। आपको समझ में आया? ये 2 सवाल हमने सॉल्व किए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, इंपॉर्टेंट सवाल। ये दोनों सवाल जो हमने सॉल्व किए स्क्रीन पॉज करके लिखिए, इसको स्क्रीन पॉज करिए रफ्तार में और लिखिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, समझिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये अच्छे किताबों में आपको दिख जाएगा। पहले सवाल को समझिए। एक प्लैंक है साहब, प्लैंक समझते हो, तख्ता, और उस तख्ते का द्रव्यमान है कैपिटल M। उस पे एक स्मॉल m द्रव्यमान का आदमी खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया साहब, ये स्मॉल m द्रव्यमान का एक आदमी खड़ा हो गया यहाँ पे, और यहाँ से तख्ते पर ये रस्सी बंधा है, ये रस्सी ऊपर में पुल्ली के थ्रू होके इसके हाथ में आ गया है। ठीक है, कहाँ गया, पुल्ली के थ्रू होके इसके हाथ में आ गया है। और ये जो घिरनी है, ये पुल्ली जिसको आप कहते हैं घिरनी, ये ऊपर सपोर्ट से कनेक्टेड है, मजबूत सपोर्ट से। तो इस आदमी को रस्सी पे कितना बल लगाना चाहिए ताकि वो विराम में रह सके, कौन, आदमी तथा प्लैंक दोनों मिलके, मतलब पूरा निकाय विराम में रह सके। इसके लिए इस आदमी को कितना बल लगाना चाहिए। अगर ये बल जितना लगाना चाहिए उससे ज्यादा लगा दिया तो क्या हो गया, तुम बोलोगे कितना आदमी रस्सी पर कितना बल लगाए, एक बल पूछ लोगे कि कितना बल उसको लगाना चाहिए कि विराम में रहे। अगर जितना लगाना चाहिए उससे ज्यादा लगा दिया तो क्या हो गया, अरे भाई साहब इस रस्सी को ज्यादा तेजी से खींच दिया ना, ये ऊपर उठ जाएगा, प्लैंक टेढ़ा हो जाएगा, आदमी नीचे गिर जाएगा। अच्छा सर कम लगाया तो, अगर ये जरूरत से कम बल लगाया तो आदमी अगर कम बल लगाएगा
थोड़ा कम बल लगाया जितना जरूरत है, तो ये रस्सी क्या हो जाएगा, ऊपर घिस जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये प्लैंक नीचे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा प्लैंक, आदमी फिर नीचे गिर जाएगा। तो अगर इस आदमी को विराम में रहना है तो एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? तो बताओ, निकाय में कितनी वस्तुएं हैं? 2, एक आदमी एक तख्ता। तो बहुत प्यार से आदमी को और तख्ते को अलग अलग ले जाओ और उनका एफबीडी बनाओ। इस एफबीडी में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आराम से दोनों का एफबीडी बना देता हूं ताकि आप समझ सके कंसेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे। देखो एफबीडी सबसे पहले किसका बनाओगे? एफबीडी में क्या करते हैं, निकाय से वस्तु को बाहर निकालते हैं, उसको एक बिंदु से दर्शाते हैं। तो एफबीडी ऑफ मैन, मैन, तो देखो ये मैन दर्शा दिया अपने, मैन। अब मैन पे लगने वाला कितने फोर्स होंगे वो उसको आइडेंटिफाई करो। मैन पे, मैन पे कितने बल लग रहे हैं? तो मैन पे 3 बल लग रहे हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि मैंने बोला था आदमी तुम्हारे छत पे हो, धरती पे हो, आनत तल पे हो या तख्ते पे, उस पे गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा। तो मैन पे नीचे एक फोर्स लगेगा आपका स्मॉल mg, और मैन और तख्ते के बीच में यहाँ पे संपर्क है। संपर्क सतह पर संपर्क बल लगता है जिसको कहते हैं आप अविलंब बल। ऊपर वाले वस्तु पे ऊपर और नीचे वाले वस्तु पे नीचे। तो आदमी पे अविलंब बल ऊपर लगेगा, ये पहले आराम से सुन लो, समझ लो अच्छे से। ऊपर ही क्यों लगेगा साहब? तो मैंने आपको बताया कि अविलंब बल क्या होता है कि संपर्क की वजह से लगता है। ऊपर वाले वस्तु पे ऊपर और नीचे वाले वस्तु पे नीचे, आगे वाले वस्तु पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। आनत तल पे ऊपर जो रखा है उस पे इस तरफ और नीचे वाले पे नीचे की तरफ। तो आदमी है तख्ते के ऊपर, ये रहा तख्ता और ये रहा आदमी। आदमी ऊपर है, तो यहाँ पे जहाँ संपर्क हो रहा है ना, संपर्क बल आदमी पे ऊपर की तरफ लग रहा है और आदमी तख्ते को नीचे दबा रहा है। अरे भाई तुम तख्ते पे खड़े हो जाओगे तो तुम तख्ते को कहाँ दबा रहे हो? नीचे, और तख्ता तुम्हें कहाँ धक्का देगा? ऊपर। अब तो तख्ता ऊपर धक्का देगा। अब सुनो, यहाँ पे आदमी ने रस्सी को पकड़ा हुआ है जोर से और उसको अपनी तरफ खींच रहा है। रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। तुम मान लो किसी रस्सी को पकड़ के खींचोगे तो रस्सी तुम्हारे पे किधर बल लगाएगा? आगे की तरफ। देखो यहाँ पे रस्सी पे ऊपर की तरफ तनाव होगा। मैंने क्या बोला था? संपर्क बिंदु से रस्सी में ऊपर की तरफ तनाव होता है। तो रस्सी में संपर्क बिंदु पर ऊपर की तरफ, संपर्क बिंदु से दूर की तरफ। तो यहाँ पे संपर्क बिंदु आदमी की तरफ मत बना देना। देखो यहाँ पे संपर्क है, अब पीछे रस्सी थोड़ी ना है, रस्सी में ही तनाव होगा ना, तो संपर्क बिंदु से दूर ऊपर की तरफ रस्सी में तनाव होगा। ये टी समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊपर में तनाव होगा टी, ये समझ लीजिए। और यदि यह आदमी विरामावस्था में है, साम्य अवस्था में है, तो इस पे कुल बल संतुलित होगा x की दिशा में तथा y की दिशा में। x में तो कोई बल लग नहीं रहा, y की दिशा में बल लग रहा है, तो आप लिखेंगे T प्लस n बराबर mg। समझ आया कि नहीं आया? इस सवाल में जरूरत था बहुत आराम से धीरे धीरे चीजों को समझाने की, वो मैंने किया है। अब आपको बनाना है FVD ऑफ प्लैंक। किसका FVD बनाना है साहब? प्लैंक का। तो ये रहा आपका प्लैंक। प्लैंक के पास भी द्रव्यमान है, तो जिसके पास द्रव्यमान होगा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। किधर लगेगा? नीचे। तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल साहब नीचे लगेगा, कैपिटल mg। गुरुत्वाकर्षण बल इस पे, प्लैंक का मास कैपिटल m है। एफबीडी बनाने के लिए वस्तु को निकाय से बाहर लाएंगे, एक बिंदु से दर्शाएंगे। तो प्लैंक को एक बिंदु से दर्शाया, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे। अभिलंब बल, तो देखो नीचे वाले वस्तु पे ये संपर्क की वजह से आदमी तथा इसके बीच अभिलंब बल लग रहा था। तो अभिलंब बल नीचे वाले पे नीचे, ऊपर वाले पे ऊपर, संपर्क की वजह से। अरे आदमी के पैर को बांधा थोड़ी ना इसमें, आदमी प्लैंक को नीचे धक्का दे रहा है। आदमी प्लैंक पे खड़ा हो जाएगा तो प्लैंक को कहाँ धक्का देगा? नीचे। तो अभिलंब बल नीचे। और रस्सी में जो तनाव बल होता है वो हमेशा संपर्क बिंदु से रस्सी में दूर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। रस्सी के लंबाई के अनुदेश संपर्क बिंदु से दूर, तो ये संपर्क बिंदु से दूर, तो इसमें टी ऊपर लग रहा होगा। अब यहाँ पे अगर ये विराम में है, अरे राम लाल टीनी 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 एन एन एन, अरे अविलंब बल की बात हुई थी ना, नीचे वाले वस्तु पे नीचे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टी बराबर एन प्लस एम जी। अब अपने को निकालना क्या है? आदमी कितना बल लगा है रस्सी पर? आदमी रस्सी पर कितना बल लगा है? तो ये रस्सी ऊपर टी बल से इसको खींच रहा है, तो आदमी रस्सी को कितने से खींचा होगा? टी से।
तुम रस्सी पकड़ के रस्सी को जितने से पीछे खींचोगे, जितना दम लगाओगे और ऐसे खींच के तुम आगे पीछे नहीं जा रहे हो, यहीं पे रुके हो, रस्सी को खींचे हुए, जोर से पकड़ के रस्सी को खींचे हुए हो, तो रस्सी को यदि 2t बल से तुमने पीछे खींचा है तो रस्सी आपको t बल से आगे खींच रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अपने को t निकालना है। क्या निकालना है? t। तो यहाँ पे t बराबर स्मॉल mg माइनस n लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। और ये है t बराबर n प्लस कैपिटल mg, तो यहाँ पे लिख दो t बराबर n प्लस कैपिटल mg। अरे कुछ नहीं किया, n को इधर ले गया इक्वेशन नंबर 1 में और ये इक्वेशन नंबर 2 का एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो n से n कट जाएगा। आराम से देखो, जोड़ोगे तो n से n कट जाएगा। देखो ना, जोड़ोगे तो n से n कट जाएगा, बचेगा क्या? 2t बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल m। g भी था, दोनों में g कॉमन है, बाहर निकाल दिया। तो देखो t बराबर आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई 2 इंटू जी। तो इसको याद रख लो भाई साहब, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सवाल है, अच्छी किताबों में एग्जाम में ये पूछा जाता है। आदमी अगर तख्ते पे खड़ा है तो आदमी को कितना बल लगाना चाहिए? तो दोनों के द्रव्यमान बटा 2 गुना जी, दोनों के द्रव्यमान का जोर बटा 2 गुना जी। अगर ये आदमी है 50 केजी का और तख्ता है 50 केजी का, तो लिखोगे 50 प्लस 50 बटा 2 गुना जी की वैल्यू। इतना तनाव बल इसको लगाना चाहिए। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान बात है। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? t इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई 2 इंटू जी। ये रहा तुम्हारा आदमी तख्ता का सवाल। बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत आराम से मैंने समझाया ये सवाल, कि ताकि तुम एक ऐसा सवाल सीखो और ढंग से सीखो एकदम। देखो एक सवाल, 5 केजी का वस्तु है, 2 केजी का वस्तु है। जब इस तरीके से दो वस्तु को लटका दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 केजी का वस्तु भारी है 2 केजी की तुलना में, तो 5 केजी का वस्तु गिर जाएगा। गिर जाएगा, लेकिन कहाँ तक गिरेगा? जमीन को छेदता हुआ थोड़ी ना जाएगा, जमीन पे आके तो अटकेगा। तो जमीन पे आके अटका हुआ ये। आपसे पूछा है कि 5 केजी द्वारा धरती पर बल कितना लगेगा, तो सुनिएगा ध्यान से। अब 5 केजी वाला यहाँ पे आके रुक गया तो 2 केजी वाला उधर हवा में लटका रहेगा, तो पूरा ही निकाय साम्यावस्था में होगी। और ऐसे सवाल पूछते हो, देखना कितना आसान है बेटा, बहुत ईजी है। तुम बस एक बात बताओ मुझे कि अगर ये 2 केजी वाला साम्यावस्था में है तो इस पे mg के कारण 20 न्यूटन बल लग रहा होगा। अरे mg गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी वस्तु पे लगती है, तो mg के कारण इस पे 20 न्यूटन लग रहा होगा, उतना ही यहाँ पे तनाव T ऊपर होगा। ये रस्सी वही यहाँ तक आके इस पे कनेक्टेड है, तो इसमें भी तनाव T ही होगा। अगर मान लो तो 2 केजी वाला वस्तु नहीं होता तो तनाव 0 होता, कोई खासी बात नहीं था। तो यहाँ पे कितना होता? तनाव 0 होता। उधर 3 केजी का वस्तु होता तो mg 30 होता। अरे mg, m मतलब मास, मास 3, g का मान 10, mg 30। 5 केजी का होता, अगर ये 5 केजी का होता तो ये 5 केजी की वजह से mg 50 लगता। 10 केजी का होता तो mg 100 लगता। 2 केजी का तो mg 20 लगा है, और जितना तनाव यहाँ पे उतना ही तनाव यहाँ पे। अब 5 केजी का FBD बनाओगे तो धरती के कारण अभिलंब बल जो 5 केजी पे लगेगा ऊपर लगेगा। बताओ कारण क्यों लगेगा? हमेशा जहां पे भी संपर्क होगा वहां पे संपर्क बल लगेगा, ऊपर वाले वस्तु पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। तो धरती पे कितना लगा है? n, लेकिन हमें धरती का FBD नहीं बनाना, हमें 5 केजी का FBD बनाना है। और 5 केजी पे अभिलंब बल कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। और 5 केजी की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल mg, m का मान बोल 5, g का मान बोल 10, 50 तो होगा 50। अब मेरी बात सुन ढंग से। रस्सी में यहाँ पे जहां पे रस्सी जुड़ा है उसमें तनाव संपर्क बिंदु से दूर रस्सी की लंबाई के अनुदिश होता है। संपर्क बिंदु से दूर, रटले रटले रटले, तनाव बल हमेशा संपर्क बिंदु से दूर और रस्सी के लंबाई के अनुदिश होता है। तो बता T ऊपर और N ऊपर बराबर 50, तो यहाँ पे लिख सकता है 2T प्लस N बराबर 50। और ईमानदारी से बोल, ईमानदारी से बोल, T का मान यहाँ पे क्या होगा? 20। क्यों होगा ये T का मान 20? क्यों होगा T का मान 20? इसलिए होगा T का मान 20 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये वस्तु विराम में है, तो इस पे लगने वाला ऊपर का बल नीचे का बल बराबर होगा। तो T बराबर क्या होगा साहब? 20 होगा। ध्यान से सुनना, T का मान 20 आ चुका है तो यहाँ पे 20 रख दे, 20 को उधर ले जाएगा तो N बराबर 50 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन। ये आएगा तेरा जवाब, 30 न्यूटन। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? N इज इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन। आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, इसमें 10 केजी की वस्तु को एक बढ़िया रस्सी से ऐसे यहाँ पे कनेक्ट किया है और
इस रस्सी को इस पुल्ली के थ्रू लाके यहाँ पे फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है साहब, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर पुल्ली आपको दिख रहा है, इस पुल्ली के थ्रू एक रस्सी कनेक्ट किया है और यहाँ पे इस रस्सी को दो हिस्से में बाइफरकेट कर दिया, जो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर से 53 डिग्री का कोण बना रहा है और इस रस्सी को यहाँ ऊर्ध्वाधर सपोर्ट से बांधा है जो कि 37 डिग्री का कोण बना रहा है रस्सी। तो आपसे पूछा है कि T1 तथा T2 का मान बताइए या T1 बता T2 का अनुपात बता। देखो ये T1 है बेटा और ये T2 है, T1 तथा T2 का अनुपात बताए। अगर ऐसा पूछता है अनुपात तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और यदि T1 और T2 का मान पूछता है तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे काम करेंगे आप, एक बात बताइए कि अगर ये रस्सी ऊर्ध्वाधर से 53 डिग्री का कोण बना रहा है तो क्या ये भी 53 डिग्री होगा? सोच लीजिए, बिल्कुल होगा। देखिए ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही तो होता है भाई, है ना। अब उधर से देखो, अगर ये 37 डिग्री है, अगर क्या ये 37 डिग्री, तो यहां से ये कितना कोण बनेगा? 37 डिग्री। अब इस तरफ T1 है तुम्हारा और इधर है T2, तो T1 का 36 घटक बोलो क्या होगा? इस रस्सी में जो T1 यहाँ पे लगेगा, इस संपर्क बिंदु से दूर इसी रस्सी के अनुदिश, मैंने आपको बताया था तनाव बल हमेशा रस्सी में संपर्क बिंदु पे परिभाषित करना और रस्सी के अनुदिश संपर्क बिंदु से दूर। तो इस संपर्क बिंदु से दूर जो T1 लग रहा है उसका इस तरफ घटक क्या होगा? इस तरफ घटक होगा T1 sin 53 और यहाँ पे जो T2 लग रहा है उसका ये 36 घटक क्या होगा? ये होगा T2 sin 37। और ये वस्तु साम्य अवस्था में है। अगर ये साम्य अवस्था में है मतलब x की दिशा में कुल बल और y की दिशा में कुल बल संतुलित होगा, तो आप कह सकते हो कि T1 sin 53 इज इक्वल टू T2 sin 37। कोई बुराई नहीं है साहब, इस पे कोई बुराई नहीं है। अब देखिए यहाँ से T1 बटा T2 का अनुपात अगर निकालना तो T1 और ये बटा में चला जाएगा T2, ये होगा sin 37 बटा sin 53, sin 37 बटा sin 53। अब sin sin tan मत कर देना, sin है दोनों। तो sin 37 का मान होता है 3/5 और sin 53 का मान होता है 4/5। sin 53 का मान होता है 4/5। 5 से 5 कटेगा तो ये बटे आ जाएगा T1 बटा T2 इज इक्वल टू 3/4। ये जवाब आ जाएगा। क्या आपको समझ आया थोड़ा सा, है ना? तो T1 बाई T2 3/4 आ जाएगा। अगर T1 बाई T2 ही पूछता तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर T1 और T2 का मान पूछ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि T1 का जो ऊर्ध्वाधर से 53 का कोण बना रहा है ऊपर की तरफ घटक क्या होगा? तो ऊपर की तरफ घटक आराम से सोच के बताइए, क्या ये होगा T1 cos 53, देखो 53 डिग्री, और T2 sin T2 cos 37 डिग्री है। तो इस T2 का घटक इसके तरफ देखोगे, देखना भाई ये T2 है यहाँ पे, इस T2 का घटक ऊपर की तरफ आएगा T2 cos 37 बराबर इस बिंदु पे नीचे लगने वाला तनाव बल। अब इस बिंदु पर नीचे लगने वाला तनाव बल क्या होगा उसको निकालने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ऊपर में तनाव बल T और नीचे 100, क्या मानते हो? 100 न्यूटन कहाँ से आया? mg के वजह से। तो ये जो T बराबर होगा वो आपका होगा 100 न्यूटन। नीचे भी यहाँ पे तनाव T, यहाँ भी तनाव T। तो इस घिरनी पर नीचे की तरफ ये रस्सी खींच रहा है और यही रस्सी इधर खींच रहा है, तो टोटल कितने बल हो गए? बेटा अच्छे से सोचना। देखो यहाँ पे तुमने निकाल लिया ना T 100 न्यूटन है, तो देखो यहाँ पे रस्सी कनेक्टेड है नीचे की तरफ और यहाँ पे रस्सी कनेक्टेड है नीचे की तरफ। तो ये 100 नीचे कितना लग रहा है? 200। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना होना चाहिए? 200। तो यहाँ पे नीचे कितना होगा? 200। देखो ये रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड है और यही रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड, तो इस पे ऊपर 200 तो नीचे भी 200, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200 न्यूटन। और आपने यहाँ पे T1 cos 53 का मान आप जानते हैं 3/5 होता है, प्लस T2 cos 37 का मान होता है 4/5। cos 37 का मान होता है साहब 4/5 इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि T1 बाई T2 का अनुपात 3/4 आ गया है, तो तुम्हें T1 चाहिए तो यहाँ से T2 को रख सकते हो 4/3T1, T2 को रख सकते हो 4/3T1। तो ये T1 कॉमन आ जाएगा। देखो ना, दो इक्वेशन है, ये एक और ये दूसरा इक्वेशन है, और अननोन कितने हैं? 2, T1 और T2, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो सॉल्व हो जाएगा, कोई खास बात नहीं।
क्या आपको समझ आया? तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ T1/T2 का अनुपात पूछता तो ये निकालना बड़ा आसान था, लेकिन T1 और T2 का मान पूछेगा तो आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। सवाल क्या दिया हुआ था? ये 53 डिग्री। समझ में आया? तो एक बार आप क्या करो कि सवाल को पहले लिख लो, क्वेश्चन पहले लिख लो, और फिर सॉल्यूशन में फिर ये फोटो बना के फिर सॉल्व करो, ताकि इससे बाद में जब 2 महीने बाद रिवाइज करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सवाल क्या था और सॉल्यूशन क्या है। नहीं तो अभी तो सब दिख गया कि सवाल क्या था, सॉल्यूशन क्या है, लेकिन 2 महीने बाद एग्जैक्टली आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे सवाल क्या था और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगा। इसलिए बेटा ध्यान से इस सवाल को पहले ये सॉल्यूशन लिख लो। पॉज करो, स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी सॉल्यूशन लिख लो। अब अगर नहीं लिखा था तूने सवाल तो यहां से सवाल लिख लो। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। सर आपने तो पूरा ही मिटा दिया। अभी देख जादू दिखाता हूं, जादू दिखाता हूं, देख ये रहा सवाल, ये सवाल लिख ले। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन स्क्रीन पॉज करके लिख लिया था ना, अब नहीं आएगा, मिलेगा पीछे जाके देख लेना। और ये सवाल लिख ले। समझ में आया? दूसरा सवाल देख, रस्सी पर घिरनी द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? घिरनी द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल क्या होगा? सुन मेरी बात, ये रस्सी है, रस्सी में तनाव T ऊपर होगा और T का मान एग्जैक्टली mg के बराबर होगा। क्या आपको इस वस्तु का FBD बनाने से इतना समझ में आ गया? देखो पहले वस्तु का जब FBD बनाएंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल देखेंगे कौन कौन सा लग रहा है। तो इस पे कुल बल लग रहा है ऊपर में T और नीचे में mg, 2 ही बल लग रहे हैं इस पे। और ये वस्तु विराम में है तो ऊपर लगने वाला बल नीचे के बराबर होगा, तो ऊपर T नीचे mg, तो ये हो जाएगा T बराबर mg। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो T बराबर mg। तो यहाँ पे देखो T नीचे लग रहा है और यहाँ पे T पीछे लग रहा है, यहाँ पे T नीचे लग रहा है, यहाँ पे T पीछे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि रस्सी जहाँ पे बंधा होगा, जहाँ पे रस्सी का संपर्क होगा, रस्सी के लंबाई के अनुदेश संपर्क बिंदु से दूर लगता है तनाव बल। तो आप यहाँ पे सोच के बताओ, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये रस्सी ऐसे मान लो, रस्सी को एक बार और बना देता हूँ, ये रस्सी है। अगर ये रस्सी है तो यहाँ पे एक संपर्क है, तो संपर्क बिंदु से दूर तनाव लगेगा। देखो यहाँ पे संपर्क है तो संपर्क बिंदु से दूर तनाव T लगेगा। यहाँ पे भी तो संपर्क है, संपर्क बिंदु से T तनाव T लगेगा, और यहाँ भी संपर्क है तो यहाँ भी T लगेगा। तो अब घिरनी का अगर FBD बनाओगे, घिरनी का FBD बनाओगे तो ये तुम्हारा घिरनी है, इस पे नीचे रस्सी में लग रहा है T और इधर लग रहा है T, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये घिरनी इस तरफ अभिलंब बल लगाएगा, देखो ना ये रस्सी में संपर्क इस तरीके से है तो इधर लगाएगा अभिलंब बल, तो n का मान कितना हो जाएगा? तो देखो इस घिरनी पे कुल बल संतुलित होना चाहिए, है ना। तो रस्सी इसकी वजह से घिरनी पे T नीचे लगा और इधर T लगा, तो कुल कितना लगेगा? √2T, और T का मान कितना है? mg, तो ये हो जाएगा √2mg बराबर n, ये लगेगा अभिलंब बल। समझ आया कि नहीं है? बताओ रस्सी ने घिरनी पे कितना बल लगाया? तो रस्सी ने घिरनी पे 2 बल लगाया, T और T, और दोनों का दिशा विपरीत डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ये T नीचे लग रहा है और यहाँ पे देखो T नीचे लग रहा है। T का मान आपको पता है कि mg के बराबर होगा, यहाँ से T बराबर क्या होगा? mg। तो इधर लग रहा है mg और इधर लग रहा है mg। ये किसने लगाया है? किसने लगाया? ये रस्सी ने लगाया है। किस पे लगाया है? घिरनी पे लगाया है। तो जितना रस्सी पे घिरनी ने लगाया है, घिरनी रस्सी पे उतना ही लगाएगा। तो घिरनी रस्सी पे कौन सा बल लगा रहा है? अभिलंब बल n। तो T और T का घटक इधर आएगा √2T, और T के जगह पे रख दोगे mg, √2mg बराबर n आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए इसको, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। आगे देखिए सवाल, ये देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है कि एक रस्सी है, ये ऐसे कनेक्ट किया बेटा, ये रस्सी देखो, ये रस्सी है, ये रस्सी है, और ये रस्सी ऊर्ध्वाधर से जहां बंधा है वो थीटा कोण बना रहे। देखो ये रस्सी ऐसे है ना, देख ये रस्सी ऐसे है, रस्सी ऐसे, देख ऐसे है रस्सी, थीटा कोण बना रहे। रस्सी का कुल द्रव्यमान है m और लंबाई l। तो रस्सी पर सपोर्ट द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? सपोर्ट मतलब जहां से बंधा है, ये यहाँ पे। तो देखो जहां पे ये बंधा है सपोर्ट, सपोर्ट पर रस्सी कितना बल लगा रहा है? तो सपोर्ट पर रस्सी अपने
लंबाई के अनुदिश टी बल लगा रहा है। थोड़ा समझना यहाँ पे, जहाँ से ये सपोर्ट है, अब ये रस्सी यहाँ पे बंधा है, तो रस्सी में जो तनाव बल होता है वो सपोर्ट जहाँ पे बंधा होता है उस बिंदु पर अपने लंबाई के अनुदिश संपर्क बिंदु से अपने लंबाई के अनुदिश लगाता है, संपर्क बिंदु से दूर की तरफ लगाता है। तो संपर्क बिंदु से दूर की तरफ ये टी होगा। ये टी किस पे है? तो ये टी सपोर्ट पे जहाँ पे रस्सी बंधा है, तो रस्सी पे कितना लग रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, रस्सी टी से खींच रहा है सपोर्ट को, तो सपोर्ट रस्सी को कितने से खींचेगा? टी से बाहर की तरफ, इस तरफ। और यहां भी सेम रस्सी पे टी इधर होगा, रस्सी पर। और इसकी वजह से पूरे वस्तु पे कुल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा हमेशा mg। तो यहाँ पे FBD बनाइए, किसका बनाएंगे? रस्सी का। तो रस्सी को एक पॉइंट से दर्शाइए, नीचे कितना बल लग रहा है बताइए? mg। और रस्सी सपोर्ट पे अपने लंबाई के अनुदिश टी बल लगा रहा, तो रस्सी पे इधर कितना लगेगा? टी। और रस्सी पे इधर भी कितना लगेगा? टी। दो जगह सपोर्ट है। और यहां से ऊर्ध्वाधर से थीटा था, तो ये ऊर्ध्वाधर से क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी ऊर्ध्वाधर से क्या हो जाएगा? थीटा। अब समझ आया कि नहीं है? थीटा हो जाएगा। अब थीटा का घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? इसका टी कॉस थीटा, इसका भी टी कॉस थीटा, तो ये होगा 2t कॉस थीटा बराबर mg। 2t कॉस थीटा बराबर mg। समझ में आया कि नहीं आया? ये वर्टिकल से थीटा बनाएगा, देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है आपका। कभी कभी सवाल में बेटा ऐसा भी लिखा होता है कि ये एंगल यहाँ से थीटा दे देते हैं, तो वो 36 ऊर्ध्वाधर से 36 से होता, सॉरी ये 36 से थीटा नहीं, ऊर्ध्वाधर से थीटा दिया हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर से थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये टी है और ये टी है, तो दोनों का ऊपर घटक हो जाएगा 2t cos थीटा, है ना? इसका टी कॉस थीटा, इसका टी कॉस थीटा बराबर आएगा mg। तो t बराबर हो जाएगा mg बाई 2 cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है? sec थीटा। तो आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू mg sec थीटा बाई 2, ये आएगा जवाब। और याद रखिएगा, यदि कोण 36 से दिया होता, यहां से दिया होता कोण, यदि कोण 36 से दिया होता, कई बार सवाल में 36 से दिया होता है और बच्चा ये आंसर रख लेता है, यदि 36 से कोण दिया होता, दिया गया होता, कहाँ से दिया गया होता साहब? 36 से। तो 36 से कोण दिया गया होता, तो ध्यान से देखिए, ऐसे बनाते और इधर बनाते आप थीटा, तो ये यहाँ से थीटा बनता, और इस तरफ लग रहा है रस्सी पर तनाव टी, और इधर लगेगा रस्सी पर तनाव टी, और इधर से थीटा कह रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, ऊपर होगा आपका 2t साइन थीटा बराबर mg। क्या होता है? 2t साइन थीटा बराबर mg, 2t साइन थीटा बराबर mg। तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा? mg बाई 2 कॉसेक थीटा। ये आंसर कब होता? जब कोण कहाँ से दिया होता? 36 से। कोण कहाँ से दिया होता साहब? 36 से। अभी कोण कहाँ से दिया हुआ है? ऊर्ध्वाधर से। समझ में आया कि नहीं है? FBD बनाना आपको। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, सुनो, रस्सी जहाँ पे बंधा होता है, जैसे मान लो ये रस्सी बंधा है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, रस्सी बंधा है, तो रस्सी वस्तु पर कितना बल लगा रहा है? ऊपर की तरफ। रस्सी इस वस्तु पर ऊपर की तरफ टी बल लगा रहा है। अगर मैं पूछूं कि रस्सी पे कितना बल लग रहा है, तो रस्सी पे टी बल लग रहा है नीचे की तरफ। अरे भाई, तुम रस्सी को पकड़ के ऐसे खींचो, मेरी बात सुनो, ये मान लो रस्सी है, देख इधर देख, ये रस्सी है, और इस रस्सी को पकड़ के मैं अपनी तरफ इधर खींच रहा हूं, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो रस्सी पर मैंने किधर बल लगाया? अपनी तरफ। तो जहां पे संपर्क है, रस्सी पर तनाव बल पीछे की तरफ लगेगा टी। अरे रस्सी पर मैंने खींचा अपनी तरफ इसको टी, तो रस्सी पर मैंने टी इधर लगाया। तो तुमसे पूछे ना रस्सी पे कितना बल लगा, तो रस्सी पे टी, मेरे हाथ द्वारा इस रस्सी पे टी लग रहा है, तो रस्सी ने मेरे हाथ पे कितना लगाया? टी। किधर? तो इस संपर्क बिंदु से दूर अपने लंबाई की तरफ। अरे मेरे पे कितना लगा भाई? मेरे मेरे हाथ पे कितना बल लगा इस रस्सी ने? टी। किधर? संपर्क बिंदु से दूर अपनी लंबाई की तरफ। और रस्सी पे मैंने कितना लगाया? तो मैं तो इसको पीछे खींच रहा हूं, तो मैंने रस्सी पे टी इधर लगाया। समझ में आया कि नहीं है? तो बताओ, अगर पूछा जाए रस्सी पर तनाव कितना है, तो टी नीचे, और वस्तु पे तनाव कितना है, तो टी ऊपर। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो, इस येलो वाले रस्सी पे अगर तनाव में टी मानता हूं, तो ध्यान से देखना रामलाल, ये टी देख भाई, ये रस्सी वही है येलो वाला, टी 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 यहाँ तक आएगा।
समझ में आया कि नहीं है? तो एक काम कर, फिर आगे वाला 2 रस्सी बाइफरकेट हो रहा है तो उससे दिक्कत हो जाएगा। तू एक काम कर, ये M1 है M2 है, निकाय साम्य अवस्था में देख क्या बोल रहा है। M1 बटा M2 का अनुपात बता, क्या बता, M1 बटा M2 का अनुपात पता यदि निकाय साम्य अवस्था में। तो देख तो भाई तुमको क्या करना है, तुमको बड़े आसानी से M1 पे T मानना है। अब सुनना अच्छे से, अगर मैंने यहाँ पे T माना है, एज्यूम किया है, तो यहाँ पे T T T T T T T T T यहाँ पे भी T होगा ऊपर, अच्छे से देख ले। अरे यार एक ही रस्सी है ना, रस्सी अगर आइडियल है, कुछ नहीं बोला जाए तो रस्सी आइडियल होता है, तो बता यहाँ पे यदि तनाव T 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 यहाँ पे T होगा। अगर यहाँ पे T है तो नीचे भी T, नीचे भी T, तो ऊपर कितना हो जाएगा सोच के बता, 2T। अरे भाई इस घिरनी पे ऊपर एक रस्सी, नीचे 2 रस्सी, देख घिरनी पे घिरनी पे घिरनी पे, देख भाई घिरनी पे, ये घिरनी पे नीचे नीचे नीचे, ये देख एक रस्सी इधर और एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, तो ये T से नीचे, ये T से नीचे, तो ये वाला 2T से ऊपर खींचेगा साम्य अवस्था के लिए। ठीक भाई, तो 2T 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 2T, तो यहाँ पे क्या होगा बोल अच्छे से, 2T, और ये 2T नीचे, 2T नीचे, देख यहाँ पे 2T अगर है तो यहाँ भी 2T नीचे, 2T नीचे, तो ऊपर बोल 4T, तो यहाँ बोल 4T। अब अच्छे से सोचेगा तो बता यहाँ पे T बराबर M1G लिखेगा, क्योंकि इस पे तो 2 ही बल लग रहा है, T ऊपर और M1G नीचे, तो T बराबर M1G। और यहाँ पे अगर सोचेगा तो इस पे नीचे लग रहा है M2G और ऊपर लगेगा 4 2 6 1 7 70। अब T का मान तुमने M1G निकाल लिया हुआ है, T का मान तुमने M1G निकाल लिया, तो यहाँ पे M1G रख दे। जैसे M1G रखेगा तो यहाँ से G से G कटेगा, तो M2 बराबर 7 टाइम्स ऑफ M1 आ गया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा M1 बटा M2, M1 बटा M2 आ जाएगा, M1 बटा M2 1:7। M1 बटा M2 क्या आ जाएगा देख, यहाँ से M1 बटे में M2 चला जाएगा तो 1:7। समझ आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए बेटा। लिख लिया क्या? आगे देखो, ये देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये घड़ी टाइप समझ रहे हो, घड़ी है ये, इसमें 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या मैंने डायग्राम सही बनाया है? ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे के जहाँ पे मैंने 6 बजा दिया है, जहाँ 4 बजने चाहिए वहाँ पे 10 बजा दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल डायग्राम सही बनाया। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन ठीक है। अब क्या है कि इधर जब 12 बज रहे थे तो इस तरफ एक केंद्र पर इस तरफ 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन का लग रहा है, 7 न्यूटन का लग रहा है, 8 न्यूटन का लग रहा है, 9 न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है, 11 न्यूटन का लग रहा है। पूछते हैं सवाल, तो बताइए केंद्र पर टोटल बल कितना लग रहा होगा, है ना? केंद्र पर नेट फोर्स का मान बताएं क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से घड़ी बनाओ, और आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है। देखना घड़ी बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, घड़ी बनाओ, घड़ी बनाने के बाद देखो यहाँ पे ऊपर की दिशा में 6 न्यूटन लग रहा होगा। कैसे? नीचे 6 न्यूटन और एग्जैक्टली इसके एंटी पैरेलल ऊपर 12 न्यूटन, तो 12 में से 6 जाएगा एकदम सीधा। देखो ऊपर 12 और नीचे 6, देखो ऊपर 12 और नीचे 6, तो 12 में से 6 घटाओगे तो क्या होगा, 6 न्यूटन, ऊपर 6 न्यूटन होगा। ठीक है, इधर भी 6 न्यूटन होगा। देखो बेटा ये 9 न्यूटन और पीछे 3 न्यूटन, क्या बचेगा, 6 न्यूटन। तो क्या मैंने 12 में से 4 फोर्स हटा के 2 कन्वर्ट कर लिए? अच्छा देखो इधर देखो, ये 7 न्यूटन और इधर 1 न्यूटन, तो इधर 6 न्यूटन बचेगा। बात तो ठीक है सर, इसका मतलब इधर भी एक बल आएगा। कौन सा? देखो 8 न्यूटन 2 न्यूटन, देखो 8 न्यूटन 2 न्यूटन जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अच्छा इधर क्या बनेगा, 6 न्यूटन, देख लो 10 में से 4 जाएगा ना, 10 में से 4 जाएगा और 11 में से 5 जाएगा, तो 6 न्यूटन ये बचेगा। तो 12 फोर्स कितने फोर्स में कन्वर्ट हो गया, 6 फोर्स में। अब हर 2 बल के बीच में कोण कितने का है, 30 का। हर 2 बल के बीच में कोण कितने का है, 30 का, 30 का, 30 का, 30 का। तो इस फोर्स और इस फोर्स में कोण कितने का होगा, आराम से एकदम 30 का, 30 30 60 30 90 30 120। 2 बल यदि 120 डिग्री पे लग रहे हैं और दोनों का परिमाण बराबर हो, 2 बल 6 न्यूटन और 6 न्यूटन 120 डिग्री पर लग रहे हैं। ये देखो ये, अरे 30 30 30 30 30 4 3 12 120। तो इस 6 और 6 का कुल बल जो आएगा वो 6 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 120 है। 2 ऐसे
सदिश का योग जिनका परिमाण समान है उनके बीच 120 डिग्री का कोण है। दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान है उनके बीच 120 डिग्री का कोण है, तो उनके योग का परिमाण भी सदिश के बराबर होगा। तो साहब ये 6 न्यूटन और 6 न्यूटन काट के इनके बीच में, रिजल्टेंट के बीच में आएगा, रिजल्टेंट दोनों सदिश के बीच में आएगा, तो ये 60 डिग्री पे आएगा, यहाँ से 60 डिग्री पे। तो ये नया फोटो बनाओ, इधर 6 न्यूटन रहने दो, इधर 6 न्यूटन रहने दो, और आराम से ये 2 न्यूटन को जिसको तुमने गायब कर दिया है उसका एक 6 न्यूटन यहाँ पे और लिख लो। समझ आएगी नहीं, यहाँ बीच में आएगा। अच्छा, ये दोनों गायब हो गए। ये 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन 60 डिग्री बने, देख 30 30 60। यदि दो सदिश जिनका परिमाण एक समान है 6 और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो उनका परिणामी सदिश होगा 6√3, और वो दोनों सदिश के बीच में आएगा उसका परिणामी सदिश। ये सदिश और ये सदिश इनके बीच में आ गया परिणामी सदिश 6√3। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे आ गया, तो नेट फोर्स को तुम लिख सकते हो 6J कैप, है ना, J कैप लगा लो, क्या बुरा है, ऊपर की तरफ 6J कैप माइनस 12 + 6 √3। ये होगा आपका जवाब। अगर आप परिमाण निकालना चाहते हो नेट फोर्स का परिमाण, तो √6 का होल स्क्वायर प्लस 12 + 6 √3 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आई ये पूरी कहानी? बहुत आसान है ना, देखो आंसर आ गया। अब ज़्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया है। तो इसमें कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला, है ना, नया सीखने को मिला ना कि अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे अलग अलग दिशा में बल लग रहा है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो 12 न्यूटन और अपोजिट में, ऊपर में 12 न्यूटन लग रहा है और नीचे में 6 न्यूटन लग रहा है, तो 12 में से 6 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 6 न्यूटन बचेगा। यहाँ पे 1 लग रहा है, यहाँ पे 7 न्यूटन लग रहा है, 7 में से 1 जाएगा, बताओ कितना लगेगा, 6 न्यूटन लगेगा। यहाँ पे 8 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 6 न्यूटन लगेगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना न्यूटन हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना न्यूटन बचेगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 5 है, तो 6 5 11 होता है ना, तो 6 न्यूटन बचेगा। तो आपको ये दिखा कि टोटल 12 फोर्स को मैंने पहले 6 में कन्वर्ट किया, 12 फोर्स को 6 में कन्वर्ट किया, क्योंकि एंटी पैरेलल है। देखो, इन दोनों के बीच का कोण होगा 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का कोण होगा 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का कोण होगा 180 डिग्री, और इन दोनों के बीच का कोण होगा 180 डिग्री। 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, है ना। इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया। फिर यहाँ पे इंटेलिजेंटली हमने देखा कि ये 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन में के बीच में कोण बन रहा है 120 डिग्री का, है ना। ये 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन के बीच में कोण बन रहा था 120 डिग्री का। तो दो ऐसे सदिश जिनका परिणामी समान और उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 120 डिग्री पर दो एक समान परिमाण का वेक्टर लगाओगे, 120 डिग्री पे दो एक समान परिमाण का वेक्टर लगाओगे, तो उनका परिणामी उन वेक्टर के परिणाम के बराबर रहेगा, उनके योग का परिमाण उन वेक्टर के परिमाण के बराबर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है भाई, चलो आगे देख दो। ये सवाल देखो, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, वस्तु है m द्रव्यमान का, एक और वस्तु आइडेंटिकल m द्रव्यमान का रख दिया, एक और वस्तु आइडेंटिकल m द्रव्यमान का रख दिया, एक और रख दिया m द्रव्यमान का, एक और रख दिया m द्रव्यमान का, एक और रख दिया m द्रव्यमान का। इसी तरीके से बहुत सारे m द्रव्यमान की वस्तु रख दी, कुल 50 वस्तु रख दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। टोटल ऐसे mm द्रव्यमान के कितने वस्तु रख दिए, 50। तो इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि थर्ड वस्तु पर फोर्थ के कारण बल बताएं। थर्ड वस्तु पे फोर्थ के कारण बल बताएं। थर्ड कौन सा है भाई, ये थर्ड, इस पे फोर्थ के कारण बल बताया। चौथा कौन सा है, चौथा ये रहा आपका, ये रहा चौथा। तो चौथा इस पे कौन सा बल लगाएगा भाई? जब दो चीजें एक दूसरे का संपर्क में होता है तो अविलंब बल लगता है, तो चौथा इस पे कितना बल लगाएगा ये देखने के लिए सिर्फ चौथा ही नहीं, देखो जैसे मान लो कि मैं अपने सर पे एक बुक रख लूं, एक बुक रख लूं तो कुछ दबाव महसूस करूंगा, मैं अपने सर पे भी कोई दबाव महसूस करूंगा। अगर दो रख दूं तो थोड़ा ज्यादा करूंगा।
अगर 10 रख दूँ तो थोड़ा ज़्यादा करूँगा। तो ये मेरे पे जो बल लगाएगा मेरे सर पे, क्या इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है। अगर 1 होगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 10 ऐसे रख दूँ तो ये वाला जो मेरे सर पे डायरेक्टली वो ज़्यादा बल लगाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि सब पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल को अपोज करने के लिए देखो, इसके वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नीचे वाला इस पे ऊपर अविलंब लगाएगा, तो ऊपर वाला नीचे लगाएगा अविलंब। तो ये अविलंब बल के कारण सारे वस्तु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछता है कि चौथे के कारण बल बताओ, किस पर? तीसरे पर। ये तीसरा है, तो तुम क्या करोगे कि सबको एक निकाय मान लोगे। क्या मान लोगे साहब? एक निकाय मान लोगे। 3 को अलग कर दोगे और टोटल 50 थे, तो ऊपर कितने हो जाएंगे? देखो 47, 48, 49, 50, तो 47, 47 m। ये सारे एक दूसरे के कारण अविलंब बल के साथ जुड़े हुए थे, 47 m हो गया। नीचे वाला ये m अलग मान लो, तुम्हारा थर्ड वाला, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच बल पूछा। अब सुनो, संपर्क होने के कारण ये जो ऊपर सारे निकाय मिलके तूने एक मान लिया, ये नीचे वाले पे नीचे बल लगाएगा और नीचे वाला इस पे ऊपर लगाएगा, तो इस पे ऊपर अविलंब बल लगेगा n, और नीचे इस पे 47 mg नीचे लगेगा, और थर्ड वाले पे यही अविलंब बल कहां लगेगा? नीचे। यही कहानी होगी सर। थर्ड वाले पे अगर चौथा वाला ऊपर, जो ये चौथा है, फोर्थ है, वो थर्ड वाले पे नीचे लगाएगा, बिल्कुल संपर्क सतह के लंबवत नीचे की तरफ बल लगता है, तो नीचे की तरफ इस पे बल लग रहा है, अविलंब बल है। तो सर ये संतुलित कैसे होगा? नीचे इस पे mg भी लगेगा, तो भाई जो दूसरा वस्तु है ना, दूसरा इस पे ऊपर बल लगा रहा होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो थर्ड का FBD देखोगे तो थर्ड पे खुद का mg नीचे, और चौथा वस्तु ऊपर होने के कारण नीचे वाले वस्तु पे नीचे अविलंब लगाएगा, तो नीचे होगा n। तो क्या थर्ड वस्तु पे यही 2 बल है ना? सेकंड के साथ भी तो थर्ड कनेक्टेड है, तो यहां पे भी तो एक अविलंब बल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सुनो ध्यान से, चिंता मत करो। 47वां जो वस्तु है, ये पूरे ऊपर से 47, 46, 47, 46 ऊपर कैसे किया मैंने? एक मिनट, ये सॉरी, ये चौथा जो है, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 19वां जो भी मिला के 47 mg बने टोटल। तो ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ 47, तो n बराबर हो जाएगा 47 mg। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? यही आंसर आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, सुनिएगा ध्यान से। ये जो दूसरा वस्तु है, दूसरा वस्तु तीसरे वस्तु के ऊपर n डैश मान लो लगा रहा है। ये कितना लगा रहा है? n डैश। तो n डैश बराबर क्या हो जाएगा? सोचो, n डैश बराबर n प्लस mg। तो n का मान यहाँ पे 47 mg निकाला, प्लस mg, तो बताओ क्या होगा? 48 mg। ये किसने लगाया है? ये दूसरे वस्तु ने तीसरे पे ऊपर की तरफ लगाया है। तो दूसरे ने तीसरे पे ऊपर की तरफ लगाया, तो तीसरा भी दूसरे पे नीचे की तरफ लगाएगा। तो अगर दूसरे का FBD तुम देखो तो ये n डैश नीचे लगा रहा होगा। अरे भाई, तीसरे का FBD बना रहे हो तुम, सॉरी ये दूसरे का FBD बना रहे हो, दूसरे का, ये रहा दूसरा। तो नीचे होने के कारण ये थर्ड ब्लॉक जो है, नीचे वाले पे n डैश नीचे लगाएगा, जिस तरीके से सेकंड ने तीसरे पे ऊपर लगाया। तो यहाँ पे n डैश नीचे, और नीचे इसका 2 mg, सॉरी नीचे इसका mg, फिर ऊपर ये नॉर्मल होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 48 mg है ना n डैश इस बार, तो 48 प्लस n कितना हो जाएगा? 49 mg। और फिर जमीन पे देखोगे तो जमीन से पूरा ही ले लोगे तो टोटल कितने वस्तु हैं? 50। तो पूरे 50 mg नीचे लग रहा है और जमीन ऊपर नॉर्मल लगाएगा, तो जमीन जो नॉर्मल लगाएगा वो कितना आ जाएगा? 50 mg। अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीन ने कितना नॉर्मल लगाया है, जमीन द्वारा पहले वस्तु पर अविलंब, जमीन द्वारा पहले वस्तु पे अविलंब, तो जमीन ने पहले वस्तु पे कितने बल लगाया है? तो देखो, जमीन, ये पहला वस्तु का जो FBD बनाओगे तो असल में सारे एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे ऊपर वाले, तो सारे एक साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये 50 m हो जाएगा। तो इस पे कुल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा होगा 50 mg, और ऊपर जमीन द्वारा अविलंब बल n, तो n बराबर क्या होगा? 50 mg। अरे भाई, ये 50 वस्तु को तूने चिपका के ऐसे 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 ब्लॉक बना लिए है, तो जमीन पे 50 mg के बराबर भार बल नीचे लग रहा होगा, तो जमीन इसको रोकने के लिए कितना अविलंब बल लगाएगा? 50 mg। तो देखो अविलंब बल कितना हो जाएगा? 50 mg। अब तूने यह सवाल पूछा था थर्ड वस्तु पर चौथे के कारण बल क्या होगा, तो ये चौथा देख यहाँ पे, थर्ड वस्तु पर चौथे के कारण तूने बल पूछी थी, थर्ड वस्तु पर चौथे के कारण बल। तो यहाँ पे जो चौथा के साथ सबको ऊपर एक साथ मिला लिया तो 47 m हो गया, तो नीचे 47 mg, ऊपर n, तो n बराबर आ गया तेरा 47 mg। और थर्ड ब्लॉक जो देखेगा, चौथे के नीचे था थर्ड, तो नीचे वाले पे नीचे अविलंब बल लगेगा n, और ऊपर वाले पे ऊपर अविलंब बल लगेगा n। n अगर 47 mg आ गया तो ये भी तो 47 mg होगा रामलाल।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ जाएगा 47 mg। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दूसरे और पहले के बीच में अविलंब बल बताओ, दूसरे और पहले के बीच में, सेकंड तथा फर्स्ट के बीच में, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो जितना ऊपर वस्तु है ना हवा में, क्योंकि ये इसको पूरा निकाय मान लो, तो सेकंड तथा फर्स्ट, तो फर्स्ट नीचे है तो इसको छोड़ दो, सेकंड को ऊपर मान लो, तो पूरे सेकंड से लेके 50 तक लोगे तो कितने आ जाएंगे ये? 49 mg। तो बताओ अविलंब बल की जरूरत कितनी पड़ेगी ऊपर? 49 mg। तो पहले तथा दूसरे के बीच में कितना हो जाएगा? 49 mg। तुम्हें समझ आया क्या करना है? जिस भी दो वस्तुओं के बीच पूछ रहा है उसमें से एक वाले को नीचे ले लो पूरा, मतलब एक वाला को ये नीचे ले लो पूरा, एक ले लो, और ऊपर जितने भी बने सबको एक साथ चिपका लो, क्योंकि सबको एक साथ चिपका के मान लो, क्योंकि हर दो के बीच में अविलंब बल होगा और उस अविलंब बल के कारण दोनों चिपके पड़े हैं। संपर्क के कारण ही तो अविलंब बल लगता है, संपर्क बल लगता है, और संपर्क के कारण दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो अगर तुमसे पूछ रहा था तीसरे और चौथे के बीच, तो तीसरा को तो नीचे छांट लो और चौथे से लेके ऊपर तक, चौथे से लेके ऊपर तक सबको एक वस्तु मान लो। तो 3 और 4 के बीच पूछा तो नीचे 3 छोड़ दो तो ऊपर कितने बचे? 47। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण 47 मास का 47 मास हो जाएगा 47 m, तो 47 mg नीचे लगेगा, और ऊपर अवलंब बल n, तो n बराबर हो जाएगा 47 mg आंसर। समझ आया कि नहीं आया? ढंग से इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। मान लो एक क्षैतिज रस्सी है भाई, कैसा रस्सी है? क्षैतिज रस्सी है। अब इस क्षैतिज रस्सी पे है ना, क्षैतिज दिशा में, अच्छा 2 आदमी है, चलो क्षैतिज रस्सी नहीं है, ये ऐसे सवाल बेटा पूछ लेते हैं तो ध्यान से सुनना। 2 आदमी हैं, दोनों आदमी ने क्या किया, एक रस्सी को पकड़ के, दोनों एक रस्सी को पकड़ के खींचे हुए जोर से, इस रस्सी को खींचे हुए पकड़ के, और इस पे मैंने m द्रव्यमान के एक वस्तु लटका दिया। अब m द्रव्यमान के वस्तु को लटकाने के लिए ये क्षैतिज दिशा में कितने बल लगा रहे होंगे दोनों? देखो रस्सी को दोनों कितने बल से खींच रहे हैं? F बल से, और ये भी रस्सी को कितने बल से खींच रहा है? F बल से। तो रस्सी पर इस आदमी ने कितना बल लगा? F। इस आदमी ने भी रस्सी पे कितना बल लगा? F। F का मान बताइए ताकि m को संतुलित किया जा सके। F का मान, और ये लग कहाँ रहा है? क्षैतिज दिशा में। m को संतुलित करने के लिए बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा जवाब? तो f बराबर अनंत आएगा आंसर। अनंत क्यों? द्रव्यमान तो m ही है, फिर अनंत क्यों? अनंत इसलिए बेटा क्योंकि ये जो वस्तु m है, इसकी वजह से यहाँ पे जो तनाव उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे तनाव बोलो किधर उत्पन्न होगा? ऊर्ध्वाधर। और ये F बल इधर लग रहा है, और तुम भी यहाँ पे रस्सी को F से खींचो तो ये F बल ऊपर लग रहा है। इस F का घटक ऊपर की तरफ कितना होगा? मान लो ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो इस F का घटक ऊपर बोलो क्या होगा? F cos थीटा। और यहाँ से भी तूने थीटा मान लिया तो ये क्या होगा? F cos थीटा, 2F cos थीटा बराबर T, और T किसके बराबर है? mg के बराबर। तो यहाँ से F बराबर क्या आएगा? mg/2 cos थीटा। और तुमने बोला है कि थीटा 90 है, क्यों? क्योंकि क्षैतिज में खींच रहा हूँ मैं, तो क्षैतिज में खींच रहा हूँ तो ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बनेगा? 90। तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया मैंने, मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया मैंने। देखो बेटा ये है सीधा ऊर्ध्वाधर, और यहाँ पे जो रस्सी बांधा है ये क्षैतिज है। ये रस्सी कैसा है? क्षैतिज है। तो इस क्षैतिज दिशा में F और F बल लगाया है दोनों आदमी ने, और इस F का मान कितना होना चाहिए ताकि ये ऊर्ध्वाधर में लटके वस्तु को संतुलित कर ले? तो ऊर्ध्वाधर में वस्तु लटक रहा है और बल यहाँ क्षैतिज में लग रहा है। तो ऊर्ध्वाधर में अगर वस्तु लटक रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे T बराबर क्या होगा? नीचे mg, तो ऊपर तनाव T बराबर mg आ जाएगा। क्यों आएगा T बराबर mg? तो सिंपल सी बात है सर, ऊपर तनाव T नीचे mg। अगर विरामावस्था में, साम्य अवस्था में संतुलित हो गया है तो T बराबर mg, तो नीचे mg लग रहा होगा। इसका बल नीचे की तरफ T है जो कि mg के बराबर होगा, ये F और इधर F। तो इसको ऊर्ध्वाधर में ये अगर T लग रहा है तो ऊर्ध्वाधर में इसका घटक थीटा एंगल पे F cos थीटा हुआ, तो इसका F cos थीटा और फिर इसका भी F cos थीटा। तो ऊपर में कितने हो गए?
2f cos थीटा और नीचे में क्या हो गया t, t का मान mg के बराबर है, तो 2f cos थीटा बराबर हो जाएगा mg, 2f cos थीटा बराबर हो गया mg, तो f बराबर mg हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा mg बटा 2 cos थीटा। और थीटा का मान क्या है 90 डिग्री सर, क्योंकि मैं इधर क्षैतिज में बल लगा रहा हूं और संतुलित कर रहा हूं मैं ऊर्ध्वाधर में, तो 90 डिग्री होगा। cos 90 होता है 0, 1/0 हो जाएगा अनंत, तो बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊर्ध्वाधर में लग रहे बल को क्षैतिज दिशा में बल लगा के संतुलित करना चाहते हो तो ये तो असंभव है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में लगाए गए बल का प्रभाव क्षैतिज में होगा, ऊर्ध्वाधर में कहाँ हो जाएगा भाई। अगर तुम क्षैतिज में बल लगाते हो और उसका प्रभाव ऊर्ध्वाधर में देख रहे हो, ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। इसके लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, अनंत बल लगाना पड़ेगा, तब जाके ऐसा संभव हो पाएगा। मान लो यहाँ पे 5000 न्यूटन लगा रहे हो और यहाँ पे 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट लटका दोगे, तो बेटा ये लटका ही रहेगा, इससे कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि 5 ग्राम के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा उससे अनंत बड़ी बल है ये 5000। इधर तुमने 5000 बल लगा दिया है और इधर 5 ग्राम का वस्तु लटक रहा है, तो 5000 न्यूटन तो ज्यादा बल हो गया ना, तो तभी संभव है कि इस दिशा में अनंत लंबा बल लगाओ, अनंत बड़ा बल लगाओ, तभी ऊर्ध्वाधर में लग रहा किसी बल को संतुलित कर पाएगा। और ये तो फिजिकली संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि x की दिशा में जो बल का प्रभाव आएगा वो x के बल का ही प्रभाव आएगा, x के बल के कारण ही x में त्वरण उत्पन्न होगा या वेग उत्पन्न होगा। y की दिशा का बल का प्रभाव y की दिशा में पड़ेगा, तो y की दिशा में लग रहे बल को आप x में बल लगा के संतुलित नहीं कर सकते। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो एक ऑप्शन वहां पे जरूर होगा अनंत का, वही आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है बेटा, ध्यान से स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए भाई।